नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपके समक्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की वोटिंग प्रतिशत पर अपना एनालिसिस प्रस्तुत करूंगा कि आगे वोट प्रतिशत किधर जाता है और उसका असर क्या होता है। मैं आपको पहले 2014 की तरफ ले चलता हूं और बाकी पीछे का तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। हालांकि 2014 के बाद की जो प्रतिशत है उसको भी आप जानते होंगे, लेकिन मैं रिफ्रेश करा दूं। 2014 के चुनाव में एनडीए को 31% वोट मिला था और उस दौर में उसकी सरकार बनी थी। 2019 में ये वोट प्रतिशत बढ़ करके 37% हो गया। मैं समझता हूँ एनडीए को भी उम्मीद होगी कि हमारा वोट प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन इसके उलट मैं आपको एक चीज़ और साथ साथ जोड़ता हूँ कि 2014 में और 2019 में देश भर की जितनी भी पार्टियां हैं, हर पार्टी अपने अपने सिंबल पर और अपने अपने प्रत्याशी उतार चुकी थी और उन्होंने अपने अपने स्तर से अपना अपना जो परसेंट उसके खाते में था वोट पाया था। लेकिन उस वोट को यदि हम एकता में तब्दील करें, मीन्स सारे विपक्षी दलों को जो वोट मिला अपनी पार्टी को, उसको हम जोड़कर देखें तो वो वोट प्रतिशत 63% बैठता है। और इसको हम ये कह सकते हैं कि हमेशा जहाँ फूट होती है उस फूट का फायदा एक व्यक्ति उठाता है, एक संगठन उठाता है। एनडीए ने विपक्ष की इसी फूट का फायदा 2 चुनावों में उठाया और उसकी सरकार आज भी है। अब कहने का अर्थ यह है कि 23 जून को पटना में नीतीश कुमार जी ने जो एक बड़ी बैठक बुलाई थी विपक्ष की, उससे पहले वो करीब पिछले लगभग 6-7 महीने से लगातार देश भर में घूम रहे थे। यहाँ जा वहाँ जा, हर शहर में उन्होंने धूल फांकी, हर नेता के दरवाजे खटखटाए और उसका नतीजा ये हुआ कि 23 जून को सारे दल उन्होंने पटना में बुलाए और वहाँ पर एक संगठन बनाने की बात सामने आई। इसके बाद जून गुजरते गुजरते और 26-27 दिन के बीच बाद बेंगलुरु में 19 जुलाई को बैठक हुई उन्हीं सारे नेताओं की। उसमें शायद 17 या 18 दल शामिल हुए थे 23 जून को, लेकिन कर्नाटक के बेंगलुरु में 26 दलों के नेता इकट्ठे हुए। तो एक साफ संकेत ये हुआ कि जो एकता विपक्ष की हो रही थी उसमें बहुत काफ़ी बड़ा इजाफा हुआ। अब वहाँ से एक नाम भी निकला एकता के लिए जो बैठक हुई उसमें नाम किसी एक ने नहीं सुझाया। उसमें बड़े बड़े धुरंधर पॉलिटिशियंस थे, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी भी थे, राहुल गांधी थे, अखिलेश यादव थे, नीतीश कुमार जी थे। तो इन सभी दलों के नेताओं ने एक संगठन की बुनियाद रखी और उस
संगठन का नाम लंबा होने की वजह से उसे पढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया, तो उसको इंडिया नाम दे दिया गया। अब संगठन का नाम इंडिया दे दिया गया और विपक्षी एकता और मजबूत हो गई। अगली बैठक मुंबई में होने वाली है, उसकी घोषणा हो चुकी है और तैयारियां बैठक की शुरू हो चुकी हैं। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन उस विपक्षी एकता का जो सूत्रधार चल रहा है उसमें ये बात भी निकल कर आई कि कोई भी दल जहां इंडिया कहेगा, वहां पर जो प्रत्याशी इंडिया के माध्यम से उतरेगा उसके खिलाफ कोई भी दल जो यहाँ पर हमारे साथ है विपक्ष का, वो अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगा। ये बहुत बड़ी बात होने जा रही है। यदि एनडीए के प्रत्याशी के खिलाफ इंडिया का एक प्रत्याशी उतरा तो निश्चित तौर पर, जो अभी मैंने पीछे बताया कि एनडीए का 37% वोट और इंडिया का 63% वोट, ये बात कहाँ जाएगी? अच्छा, अब ये तो बात एक, मान लीजिए मेरी बात हवा में, मान लीजिए हवा में मैं तीर छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं एक छोटी सी बात और आपके सामने रख रहा हूँ कि यदि जो देश के पॉलिटिशियंस, देश के एनालिसिस्ट इस समय और देश में जो सर्वे हो रहे हैं उसके हिसाब से यदि एनडीए का जो विरोधी संगठन इंडिया है और वो 5% वोट एनडीए से या वर्तमान स्थिति में आगे बढ़ा लेता है, तो ये मान के चलिए कि वो बराबरी के दर्जे पर आ जाएगा। अब आप समझिए, 5% वोट शेयरिंग का मामला है तो वो एनडीए के बराबर हो जाएगा। 5% भी ये ज़्यादा पड़ गया तो, लेकिन सर्वे और एनालिसिस्ट और इससे ऊपर जाते हैं। वो कहते हैं कि यदि 3% वोट भी बढ़ गया इंडिया का तो बीजेपी की लगभग 70 से 80 सीटें कम हो जाएंगी। यह बीजेपी को बड़ी चिंता हो रही है, या मीन्स बीजेपी में किसी पर्टिकुलर पार्टी के नाम नहीं लूँगा, एनडीए को बहुत भारी चिंता हो जाएगी और उसको ये लग रहा है कि यदि ऐसा हुआ तो सरकार बनना बड़ा मुश्किल होगा। दूसरी तरफ देश के हालात बहुत चिंताजनक हैं, नाजुक परिस्थितियां सामने हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको मालूम है एनसीआर, जहाँ पर जाट बाहुल्य इलाका है, तो हरियाणा की जाट महिला पहलवानों के साथ जो सलूक किया पुलिस ने, गवर्नमेंट ने, उसको लेकर के भारी नाराजगी है और अभी तक है। मैं समझता हूँ यह नाराजगी 2024 तक कायम रहेगी और यदि यहाँ पर पलटी मारी गई तो ये समझ लीजिए कि जाट बेल्ट के अंदर 60 सीटें ऐसी हैं जो जाट बाहुल्य इलाका प्रभावित करता है। ये एक बड़ी तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरा, मणिपुर का संकेत। मणिपुर में आज भी 6 आगजनी की घटनाएं हुई हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। इस समय विपक्षी दलों के 21 नेता मणिपुर में हैं और पीड़ितों से मिल रहे हैं। एनडीए क्या कर रहा है इस पर मैं अब कोई चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि एनडीए जो कर रहा है वो करेगा, उसे कोई रोक भी नहीं सकता। लेकिन विपक्षी दलों का जो संगठन है इंडिया, वो पूरी तरह से एनडीए को खत्म करने के मूड में है। अभी तक जो सर्वे आया है उसमें मैं समझता हूँ जो वोट शेयरिंग एनडीए की होगी वो 12% के आसपास है। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
एनडीए नहीं, एनडीए की सत्ता धरती पर उतारने वाला आरएसएस बहुत भारी चिंता में है। और शायद इस बात को बीजेपी भी महसूस कर रही है कि ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। हाँ, एक बात ज़रूर है जो मैंने अंत में कहनी है, बात यह है कि जो अभी कल परसों जो खेल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, सरकार पूरे नतमस्तक होकर के सुप्रीम कोर्ट गई और उन्होंने संजय मिश्रा को मांगा कि 45 दिन के लिए दे दीजिए। 45 दिन में क्या कर लेंगे? अब तो इंडिया नामक संगठन इतना बड़ा हो गया है, सारे नेता पूरी तरह से इस तरह से मजबूत एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं कि कोई जेल भी चला जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि सरकार जो सोच रही है वो कुछ और सोच रही है। सरकार कुछ भी सोचे, चूँकि सत्ता में है, पावर है, उसके पास कुछ भी इस्तेमाल कर सकती है। तो संजय मिश्रा भी क्या कर लेंगे? हालांकि संजय मिश्रा को टारगेट दिया गया है, 10 लोग हिट लिस्ट में हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उन 10 लोगों को के नेताओं को भीतर कर दिया जाए तो इंडिया नामक जो संगठन है जो मजबूती से खड़ा हुआ है उसे तोड़ दिया जाएगा, तोड़ा जा सकता है। क्योंकि जो जेल जाएगा वो टूट जाएगा, उसकी पार्टी खत्म हो जाएगी। ये उनका सरकार का सोचना है, संजय मिश्रा का भी सोचना हो सकता है कि वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। सोचने में तो कुछ नहीं जाता, बतासा बतासा कहने से वो मीठा भी नहीं हो जाता, ये सारी दुनिया जानती है। खैर, अब इंडिया का हर नेता जेल जाने के लिए तैयार बैठा है। राहुल गांधी खुद जेल जाने के लिए तैयार बैठे हुए, उन्होंने कह दिया है कि जेल भेज दो, कुछ भी करो। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, उनकी पार्टी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं है। इतना सरेंडर कर देना बहुत बड़ी बात है और उनके इसी सरेंडर होने के बयान से सारा विपक्षी दल एकजुट हो गया और उनकी बात मानकर इंडिया संगठन का नाम भी मान लिया गया है। तो कुल मिलाकर के जो टारगेट हैं इस समय ईडी के, उनमें मैं आपको एक लिस्ट पढ़ के सुनाता हूँ। ये दल है महाराष्ट्र से शरद पवार, अभिषेक बनर्जी दीदी के भतीजे, तेजस्वी यादव लालू के बेटे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार, उद्धव ठाकरे के साले, उनके यहाँ बहुत सारी चीज़ें होने जा रही हैं। फारूक अब्दुल्ला, उन पर भी क्रिकेट के मामले में काफ़ी दबाव बनाया जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा से, उनकी कुछ संपत्तियां सीज भी कर दी गई हैं और अभी उन्हें भीतर करने की तैयारी है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़, इनके ऊपर शराब कांड का की आड़ में कुछ अधिकारियों पर और इन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। इनके 3 IAS शायद भीतर भी कर दिए गए हैं। 2000 करोड़ का गोलमाल करने का इनके ऊपर आरोप है। खैर, वो एक अलग बात है, क्या होगा। अशोक गहलोत तो एक तरह से पूरी तरह फकीर हैं, उनके पास तो कुछ मिला नहीं है। उनके भाई को शायद कुछ रंगे हाथ करने की कोशिश चल रही है। और DK शिव कुमार जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है कर्नाटक के, उनको भी फिर घेरने की तैयारी है। और अंत में 10वां 11वां नाम है आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल। इनका यह है कि 2024 से इन सभी को भीतर कर दिया जाए तो इनकी पार्टियां टूट करके बराबर हो जाए, खत्म हो जाए। ये सोचना है, सोचने में कुछ जाता भी नहीं है। लालू यादव को भी उन्होंने भीतर कर दिया था, सालों साल जेल में रहे, लेकिन आज तेजस्वी आगे आए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। सरकार उस समय बनते बनते रह गई थी, वो तो धोखाधड़ी करके और बेईमानी करके सरकार उन्होंने बना ली थी। लेकिन
वो ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं और आखिरकार सरकार फिर उनकी प्यार में बनी और आज चल रही है। हालांकि जेडीयू के अध्यक्ष और चीफ मिनिस्टर के इर्द गिर्द के लोग हैं, उन पर छापेमारी आज भी जारी है और वो उनका ये कहना है कि किसी भी तरह से इंडिया नामक संगठन को ख़त्म कर दिया जाए और इसमें जो भी दल हैं उनको अलग अलग कर दिया जाए। और अलग अलग करने के मानी ये है कि जो वोट शेयरिंग है वे वोट काटेंगे एक दूसरे के और फिर बीजेपी सत्ता में दोबारा से आ जाएगी। तो सोचने में तो कुछ नहीं जाता, सोचें, लेकिन जनता की आवाज़ है, देश की आवाम, मैं समझता हूँ इस समय किसी ने पहचानी है तो वो है एकमात्र लीडर राहुल गांधी, जिसने देश की आवाम की आवाज़ को सुना है और 3-4 हज़ार किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक लोगों से मिला है, बच्चों से मिला है, युवतियों से मिला है, महिलाओं से मिला है, व्यापारियों से मिला है, खिलाड़ियों से मिला है, अभिनेताओं से मिला है, सिने जगत के बहुत सारे लोगों से मिला है, गरीबों से मिला है, अमीरों से भी मिला है। मैं समझता हूँ ऐसा कोई वर्ग नहीं रहा बाकी जिससे राहुल गांधी ने मुलाकात नहीं की हो। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति जमीन पर चल रहा है उसको कौन हरा सकता है? उसको क्या फर्क पड़ता है? आज एनडीए ये कहे भाई तुम यहाँ मत सो, वहाँ सो जाओ, तो जो जमीन पर सो रहा है उसे क्या फर्क पड़ता है? वो यहाँ नहीं दूसरी जगह बिस्तर लगा लेगा अपना। अब बात यह है कि एक बड़ा भूचाल शायद अगस्त के प्रथम सप्ताह में भी आने वाला है। राहुल गांधी जो संसद से बाहर हैं और अपने घर से बेघर हैं, उनके ऊपर फैसला आने वाला है। या तो राहुल गांधी जेल जाएंगे या तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होगी और फिर उन्हें दिल्ली में घर मिलेगा। तब क्या होगा? राहुल गांधी के दोनों हाथों में बड़े बड़े लड्डू हैं। और इसी स्थिति को भांपते हुए एनडीए के चीफ, एनडीए के प्रभारी अभी से सभाएं करने लगे हैं। राजस्थान जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं, कभी किसी को टारगेट करते हैं, कभी किसी को बकायेदार बताते हैं, किसी को भ्रष्टाचार हीरो बताते हैं, फिर उसको अपनी सरकार में शामिल कर लेते हैं। खैर, उनके दूसरे बड़े नेता तो इन दिनों भोपाल के चक्कर काट रहे हैं, लगातार भोपाल जा रहे हैं। शायद आज भी भोपाल गए हुए हैं, अभी 2-3 दिन पहले भी भोपाल गए थे, फिर शायद अगला टर्न भी भोपाल। भोपाल में ऐसा क्या है? मैं बता देता हूँ भोपाल में क्या है। उनकी अपनी सोच के अनुसार मध्य भारत का सेंटर है भोपाल, वहाँ से बैठ कर के पूरी रणनीति तैयार करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ भी लेना चाहते हैं और राजस्थान भी कवर करना चाहते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ों से कुछ भी होने वाला नहीं, क्योंकि जनता ने मूड बना लिया है। जनता बहुत ही इस समय सतर्क है। अब कल का एक भाषण सुन रहा था मैं स्पीकर में महोदय का, वो कह रहे हैं कि यदि कोई और सरकार आ जाती इन 9-10 सालों में तो आप जानते हैं दूध का भाव 300 रुपये लीटर होता, दाल का भाव 400 रुपये होता। अरे भाई, जिसने दाल महंगी की, जिसने और कुछ महंगा किया, सब कुछ महंगा किया, उनको सज़ा मिल गई, वो सड़क पे घूम रहे हैं। आप 9 साल में क्या कर रहे हो? पेट्रोल का नाम नहीं लेते कि 60 रुपये की 1 लीटर मिलने वाली पेट्रोल आप 100 रुपये, 125 रुपये में बेच रहे हैं देश में। इस बात पर नहीं जाएंगे। टमाटर का नाम नहीं लेते, टमाटर की ब्लैकमेलिंग हो रही है, पता नहीं कहाँ भेजा जा रहा है और किसान को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, और लेकिन मीडिएटर बीच में 200 रुपये किलो टमाटर बेच रहे हैं। तो किसान को क्या फ़ायदा हो रहा है? तमाम किसानों से हमारी रोज़ बात होती है, वो कहते हैं कुछ नहीं जी, हमसे तो 40-50 रुपये किलो ले जाते हैं, पता नहीं क्या भाव बेच रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें हैं। दूध का भाव देख लीजिए, किसानों को क्या मिल रहा है, 30 रुपये लीटर में ले आते हैं दूध वाले, वो 60 रुपये से 65 रुपये तक बेच रहे हैं। तो ये बिचौलिया जो खा रहे हैं, बिचौलिया कौन है? वही तो कुछ नहीं करने दे रहे हैं, महंगाई वही फैला रहे हैं, और उस महंगाई पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं। इस समय सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल की एक बात चल रही है, तो वो है कि नेतागिरी मत करिए, मेरे खिलाफ मत बोलिए, मेरे से सवाल मत पूछिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा मन, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा, मैं पत्रकारों से बात नहीं करूँगा, अपने मन की बात कहूँगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो परेशान किए हुए हैं सत्ता को। आपको यदि एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आरबी सिंह यादव एडिटर, फॉलो करिए, और इस वीडियो को शेयर भी करिए जिससे आम जनता देख सके। ज्वाइन करिए मुझे। तो ये सारी कहानी है जो मैंने आपको सुनाई। अभी मैं अगले वीडियो में आपसे फिर रूबरू हूँगा, जिसमें हरियाणा की तमाम महिलाएं राहुल गांधी के घर पर आईं। राहुल गांधी का तो घर कोई घर नहीं है, सोनिया जी के घर पे आईं, और उन्होंने फिर क्या क्या कहा, मैं इस बारे में भी आपसे रूबरू हूँगा बात करना। थैंक यू वेरी मच।